हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन आई क्यू। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल है वो है क्रिमिनल लॉ बिल्स रीनेमिंग इज़ नीडलेस मैडलिंग। मैडलिंग का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ में इंटरफेयर करना। तो सबसे पहले मैं आपको हेडिंग का मतलब बताता हूँ कि ये जो क्रिमिनल लॉ जो बिल्स हैं इनको जो रीनेम दिया गया है, आपको पता है पहले जो सीआरपीसी था, आईपीसी की जो धाराएं थी, उनको क्या किया है, आईपीसी का नाम बदल के कुछ और कर दिया है। जो हम इस आर्टिकल में पढ़ेंगे, जो सीआरपीसी थी उसका नाम बदल के दूसरा कर दिया है। तो ये जो रीनेमिंग की गई है ना, ये क्या थी? ये नीडलेस है, मतलब इसकी जो ज़रूरत है वो बिल्कुल नहीं थी इसमें इंटरफेयर करने की। ये इस हेडिंग का मतलब है। अब इसके अंदर में क्या लिखा हुआ है, एक एक लाइन को हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे। कोई भी डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग आएगा, कोई भी इंपॉर्टेंट टर्म आएगी, वो मैं आपको साथ साथ में बताता चलूँगा। तो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक पूरा वीडियो देखना और उसके बाद जाके इसको खुद से पढ़ना। इसका जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा और टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल विदाउट एनी टाइम वेस्ट। तो क्या लिखा हुआ है? 3 बिल्स वर टेबल्ड इन दी पार्लियामेंट रिसेंटली। 3 बिल जो हैं वो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस्ड हुए हैं रिसेंटली। दिस आर्टिकल इज़ नॉट अबाउट द कंटेंट ऑफ दिस बिल्स, द कंट्रोवर्सीज ऑन दैट विल प्ले आउट बट देयर नेम्स। ये जो आर्टिकल है ना, ये जो बिल के अंदर जो कंटेंट था, मतलब ये जो आर्टिकल जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये उसके बारे में डिस्कशन नहीं करता है, ठीक है। द कंट्रोवर्सीज ऑन दैट विल प्ले आउट, ना जो कंट्रोवर्सीज हुई हैं इनके रिलेटेड उसके बारे में ये आर्टिकल बात नहीं करेगा जो हम लोग पढ़ रहे हैं। बट देयर नेम्स, ये बात करेगा उनके नेम्स के बारे में, जो उनके नेम चेंज किए गए हैं। द इंडियन पैनल कोड जो आईपीसी था वो अभी उसको रिप्लेस करके बना दिया है भारतीय न्याय संहिता, ठीक है। और जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर था जो सीआरपीसी था, और जो इंडियन एविडेंस एक्ट था उसको बना दिया गया है भारतीय शिक्षा बिल। That these names are unfamiliar to and unpronounced by more than half of the country's citizens and an overwhelming majority of the legal practitioners। ये जो नाम दिए गए हैं ना, ये एकदम अनफैमिलियर है, मतलब ज़्यादा फैमिलियर नहीं है, थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं। और इसको जो है अनप्रनाउंस, मतलब इसको हम लोग बोल ही नहीं पाएंगे। लगभग जो आधी पॉपुलेशन है कंट्री की वो इन नामों को बोल ही नहीं पाएगी क्योंकि ये थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं। और एंड ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ऑफ द लीगल प्रैक्टिशनर्स, और जो ज़्यादा, ओवरवेलमिंग का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, जो मेजॉरिटी है ना लीगल प्रैक्टिशनर्स की, जो मतलब वकालत करते हैं, जो वकील हैं, वो इन नाम्स को प्रोनाउंस ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं। मेक्स दिस बिल्स फेल द फर्स्ट टेस्ट ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी। और ये जो नाम चेंज किए गए हैं ना, ये फेल करते हैं इन बिल्स की जो एक्सेप्टेबिलिटी है, जो स्वीकार, मतलब जो हम लोग इसको स्वीकार कर सकते हैं या नहीं, उस टेस्ट में ये बिल जो है वो फेल हो जाते हैं। Moreover, the Article 348 of the Constitution states that the authoritative text of the act passed by the Parliament or state legislature shall be in the English language। हालांकि जो आर्टिकल 348 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ऑलरेडी बताता है कि जो भी एक्ट पास किए जाएंगे जो कि अथॉरिटिव टेक्स्ट हैं, मतलब जो लिखा गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि पास किए जाते हैं हमारे पार्लियामेंट द्वारा, स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा, वो इंग्लिश लैंग्वेज में होने चाहिए। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 348 में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि कोई भी लॉ अगर पास होगा पार्लियामेंट से तो वो इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए। द बॉडी ऑफ दिस न्यू बिल्स इज़ इन द इंग्लिश लैंग्वेज बट द टाइटल ऑफ द बिल्स बीइंग इन हिंदी गोज अगेंस्ट द एम्बार्गो प्लेस्ड बाय द आर्टिकल। ये जो बिल्स हैं, इनका जो न्यू बिल्स जो हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में है, मतलब लिखा पूरा इंग्लिश लैंग्वेज में हुआ है, लेकिन जो टाइटल दिया हुआ है, जो सीआरपीसी को बदल के हिंदी में लिखा हुआ है, आईपीसी को बदल के हिंदी में लिखा हुआ है, ये जो आर्टिकल में दिया गया है ना, आर्टिकल 348 में, ये उसके खिलाफ है। उसका जो एम्बार्गो है, मतलब उसमें जिस तरह से लिखा हुआ है उसके खिलाफ है। अब हम लोग बात करेंगे लैंग्वेज और लीगल रिजाइम। रिजाइम का मतलब होता है एरिया, स्थान। The issue of the language was hotly contested and debated in the Constitutional Assembly and led to the adoption of various provisions in the constitutional as well as the official languages। ये जो लैंग्वेज का इशू था ना, इसको बहुत ज़्यादा मतलब डिबेट हुआ था, इसके ऊपर चर्चा हुई थी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में, और इसकी वजह से हमने बहुत सारे प्रोविजंस, नियम अपनाए थे कॉन्स्टिट्यूशन में, और बहुत सारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट को भी जो है वो लाया था। द लीगल रिजाइम इन प्लेस प्रोवाइड्स दैट इंग्लिश शैल रिमेन एन ऑफिशियल लैंग्वेज until resolutions for the discontinuance of the English as an official language or adopted
बाय द स्टेट लेजिस्लेचर्स और बाय पार्लियामेंट। जो लीगल मतलब जहाँ पे लीगली लिखा हुआ है, जो लीगली रिजाइम है, एरिया है जो कि प्रोवाइड किया गया है, उसमें लिखा हुआ है कि इंग्लिश जो है ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी तब तक जब तक कि हम लोग कोई रेजोल्यूशन पास नहीं कर देते उसकी डिसकंटिन्यूएंस के लिए, मतलब उसको बंद करने के लिए, तब तक ये ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी। और जब तक हम लोग कोई नया रेजोल्यूशन नहीं लाते, जो कि स्टेट लेजिस्लेचर या फिर पार्लियामेंट जब तक कोई नया रेजोल्यूशन नहीं लाती तब तक ये ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी। दैट इज़ ए डिम प्रोस्पेक्ट व्हेन वी एम टू बी स्ट्रॉन्ग प्लेयर इन ए ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। तो ये एक डिम प्रोस्पेक्ट है। डिम का मतलब होता है एक वीक प्रोस्पेक्ट है। प्रोस्पेक्ट का मतलब होता है उम्मीद करना। व्हेन वी एम टू बी स्ट्रॉन्ग प्लेयर इन द ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, जबकि हम पूरे वर्ल्ड में एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर रहना चाहते हैं, तो इस तरह की आशा करना कि फ्यूचर में इंग्लिश जो है उसको हटा दिया जाएगा ऑफिशियल लैंग्वेज से, ये एक डिम प्रोस्पेक्ट होगा। प्रोस्पेक्ट का मतलब होता है उम्मीद होना, तो इस तरह के प्रोस्पेक्ट की कोई भी उम्मीद नहीं है। In a linguistically diverse country where language has been the flashpoint for several protests and people's movement, the emotion and sentiments that people attach to their language must be respected। एक linguistic diverse country में जहाँ पे अलग अलग languages बोली जाती हैं, ठीक है, वेयर लैंग्वेज हैज़ बीन दी फ्लैश पॉइंट फॉर सेवरल प्रोटेस्ट एंड पीपल्स मूवमेंट्स, यहाँ पे लैंग्वेज जो है उसको मेन उसको जो है फोकस किया जाता है जब बहुत सारे प्रोटेस्ट होते हैं, लोगों की मूवमेंट्स होती हैं। द इमोशंस एंड सेंटिमेंट्स दैट पीपल अटैच टू देयर लैंग्वेज मस्ट बी रिस्पेक्टेड। जो इमोशंस, जो लोग सेंटिमेंट्स अपनी लैंग्वेज के प्रति रखते हैं उनको हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। द फैक्ट दैट इंडिया वॉज डिवाइडेड इंटू स्टेट्स बेस्ड ऑन लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस इज सफिशेंट टू डेमोन्स्ट्रेट। इंडिया आपको पता है जो अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड हुआ है वो भी लैंग्वेज के बेसिस पे हुआ है। तो ये जो इंडिया डिवाइड हुआ है ये सफिशेंट है, मतलब काफ़ी हद तक सही है इस चीज़ को डेमोस्ट्रेट करने में। डेमोस्ट्रेट का मतलब होता है किसी चीज़ को दिखाने में। हाउ डीपली इंटरवीन लैंग्वेज इज़ विद आइडेंटिटी ऑफ स्टेट्स, ये दिखाने में इंडिया हमारा जो है अलग अलग लैंग्वेजेस लिंग्विस्टिक बेसिस पे डिवाइड हुआ है, ये काफ़ी सही है, सफिशेंट है दिखाने में कि किस तरह से डीपली इंटरवीन का मतलब होता है लिंक होना, हमारी जो लैंग्वेज है वो स्टेट की आइडेंटिटी से किस तरह लिंक है, एंड देयर रेजिडेंट्स, और जहाँ पे वो रहते हैं उससे कितनी ज़्यादा हमारी जो लैंग्वेज है वो लिंक्ड है। इट इज़ नेसेसरी टू बी रिमाइंडेड ऑफ द प्रोटेस्ट दैट रेक्ड taking lives with it through the states of Maharashtra, Tamil Nadu, West Bengal, Punjab and Karnataka when Hindi was sought to be made the sole official language of the 1960s। ये भी नेसेसरी है कि हमें जो है याद रखना चाहिए उन प्रोटेस्ट को जो कि स्टार्ट हुए थे, जिसमें बहुत सारी जो ज़िंदगियां हैं लोगों की चली गई थी। ये हुए थे महाराष्ट्र में, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, पंजाब, कर्नाटका में, जब व्हेन हिंदी वॉज सॉट टू बी मेड दी सोल ऑफिशियल लैंग्वेज इन दी 1960। जब लोगों ने ट्राई किया था कि जो हिंदी है उसे ऑफिशियल लैंग्वेज बना देना चाहिए 1960 में। द इशू कॉन्टीन्यूज़ टू बी हाईली इमोटिव, और ये जो इशू था ये लगातार जो है वो बढ़ता गया। लैंग्वेज इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कल्चर एंड द अटेम्प्ट टू use Hindi in the names of the bill introduced by the Union government will be seen as the imposition of the culture of the linguistic majority on linguistic minorities। तो लैंग्वेज जो है ना ये एक अभिन्न अंग है हमारे कल्चर का, और हिंदी को यूज़ करना बिल्स में, बिल के नाम देने में जो कि यूनियन गवर्नमेंट ने दिया है, ये एक विल बी सीन एज द इम्पोजिशन। इम्पोजिशन मतलब होता है किसी चीज़ को लागू करना। ये दिखाई पड़ता है कि जो कल्चर है उसको लागू करना जो कि हमारी लिंग्विस्टिक मेजॉरिटी का है, जो मेजॉरिटी का कल्चर है उसको मिनॉरिटी के कल्चर पे थोप देना, ये इस चीज़ को दिखाता है। अब हम लोग बात करेंगे दिस इज़ मेजॉरिटेरियनिज़म। मेजॉरिटेरियनिज़म का मतलब क्या होता है, जहाँ पे मेजॉरिटी में जो लोग रहते हैं उनकी सुनी जाती है, उनकी बातों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो ये क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं। द एनेस्टी ऑफ इन नॉन हिंदी स्पीकर्स फाइंड इट्स रूट इन इवेंट्स दैट आर टेकिंग प्लेस अराउंड अस। एनेस्टी का मतलब क्या होता है, एंशियस का मतलब होता है मतलब थोड़ा सा घबरा जाना। तो जो नॉन हिंदी स्पीकर्स हैं जिनको हिंदी नहीं आती है उनकी जो घबराहट है ना, फाइंड इट रूट्स इन इवेंट्स दैट आर टेकिंग प्लेस अराउंड अस नाउ, वो उनकी जो घबराहट है वो दिख रही है, उसकी जो जड़ें हैं ना वो हमारे आसपास में दिख रही हैं जो रिसेंटली इवेंट्स हो रहे हैं। स्टेटमेंट्स बाय पर्सन इन पोजीशंस ऑफ पावर दैट हिंदी मस्ट बी एक्सेप्टेड एज द नेशनल लैंग्वेज सून एंड इशुएंस ऑफ हिंदी ओनली फॉर्म्स इन पब्लिक अंडरटेकिंग सच एज इंडियन रेलवेज एंड बैंक्स हैव बीन फ्लैग्ड रिपीटेडली। तो लगातार क्या हो रहा है, हिंदी मतलब ये नारे लगाए जा रहे हैं कि हिंदी को जो है वो एक नेशनल लैंग्वेज मान लेना चाहिए, और जो हिंदी मतलब सिर्फ हिंदी के
जो है वो फॉर्म दिए जा रहे हैं इंडियन रेलवेज़ में, ठीक है, अलग अलग जगह पे ये क्या हो रहे हैं, लगातार रिपीटेडली दिखाए जा रहे हैं। द ओरिजिनल ड्राफ्ट ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कंटेन प्रोविजंस विच ड्रू प्रोटेस्ट बीइंग सीन एज एन अटेम्प्ट टू इम्पोज हिंदी। तो जो ओरिजिनल ड्राफ्ट था न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का, उसमें कुछ प्रोविजंस थे जिसकी वजह से जो है प्रोटेस्ट हुए, और वो एक अटैम्प्ट दिया जा रहा है कि हिंदी को जो है वो इम्पोज किया जा रहा है, लागू किया जा रहा है। ओवर द पास्ट फ्यू ईयर द यूनियन होम मिनिस्टर हैज़ मेड सेवरल स्टेट्समेंट लिंकिंग द लैंग्वेजेस ऑफ हिंदी टू नेशनहुड एंड द आइडिया ऑफ इंडिया। पिछले कुछ सालों से जो हमारी यूनियन होम मिनिस्टर है उसने कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं, और जो हिंदी है उसको नेशनहुड से जो है वो कंपेयर किया है और इंडिया से कंपेयर किया है। ही स्टेटेड इन 2019 दैट ओनली हिंदी कैन वर्क टू यूनाइट द कंट्री, और उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि सिर्फ हिंदी जो है वो काम कर सकती है देश को जोड़ने का। ही मेक्स ए सिमिलर स्टेटमेंट एवरी हिंदी दिवस एंड दैट कैन ओनली कीप द इशू बर्निंग। और ये जो सिमिलर स्टेटमेंट है ये हिंदी दिवस के ऊपर भी दी जाती हैं जब भी हिंदी दिवस आता है हर साल, और इससे जो है इशू जो है वो और ज़्यादा बढ़ रहा है। The perception is that there is an attempt to privilege India's most spoken regional language over other regional languages and to place it over the other languages as essential to a person's identity as an Indian। तो perception ये है, मतलब समझ ये है कि जो अटैम्प्ट है इज़ दैट देयर इज़ एन अटैम्प्ट टू प्रिविलेज इंडियाज़ मोस्ट स्पीकन रीजनल लैंग्वेज और अदर रीलिंगल लैंग्वेजेस। तो मतलब इस तरह की कोशिश की जा रही है, इस तरह का अटैम्प्ट किया जा रहा है कि इंडिया की जो सबसे ज़्यादा बोलने वाली भाषा है उसको जो है मतलब थोपा जाए, उसको अदर लैंग्वेजेस के ऊपर हावी किया जाए, एंड टू प्लेस इट अबव अदर लैंग्वेजेस एज असेंशियल टू पर्सन आइडेंटिटी एज एन इंडियन। तो उसको मतलब पर्सन की आइडेंटिटी के लिए ज़रूरी बताया जा रहा है, तो उसको क्या किया जा रहा है, दूसरी लैंग्वेजेस से ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। The issue is not just about language but about culture, inclusivity, diversity and respect। इशू सिर्फ लैंग्वेज का नहीं है बल्कि हमारे कल्चर का है, हमारी इंक्लूसिविटी का है, मतलब सबको बराबर अधिकार देना, हमारी अलग अलग डाइवर्सिटी का है, रिस्पेक्ट का है। The only argument privilege in Hindi over other languages of India such as Bengali, Tamil, Telugu, Kannada and Odisha is that Hindi is spoken by more people। तो मतलब सिर्फ हिंदी को प्रिविलेज अधिकार इसीलिए दिया जा रहा है क्योंकि हिंदी जो है वो जो बाकी लैंग्वेजेस हैं उनसे ज़्यादा लोग जो हैं वो बोलते हैं। टू से वी आर मोर इन नंबर सो अदर कम्युनिटीज़ मस्ट असिमिलेट इनटू अवर कल्चर एंड स्पीक अवर लैंग्वेज इज सिंपली मेजोरिटेरियनिज्म एंड इज़ एंथोटिकल टू द कॉन्स्टिट्यूशंस। तो ये चीज़ बोलना कि हम लोग जो हैं वो ज़्यादा हैं नंबर्स में और जो हमारी कम्युनिटी तो जो बाकी कम्युनिटीज़ हैं, बाकी लोग हैं, उनको हमारे साथ असिमिलेट होना चाहिए, मिलना चाहिए हमारे कल्चर में और हमारी लैंग्वेज को बोलना चाहिए, ये मेजॉरिटेरियनिज्म को दिखाता है। मतलब जो मेजॉरिटी में लोग हैं उनकी बातें सुनी जा रही है, उनको सपोर्ट किया जा रहा है, इस चीज़ को दिखाता है और ये कॉन्स्टिट्यूशन के लिए ख़तरनाक है, मतलब एंथेटिकल है। द लीगल पोजीशन ऑफ द कंट्री इज़ दैट इंग्लिश शैल कंटिन्यू टू रिमेन एन ऑफिशियल लैंग्वेज अंटिल द नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स डिज़ायर सो। जो लीगल पोजीशन है कंट्री की वो दिखाता है कि इंग्लिश को जो है ऑफिशियल लैंग्वेज ही रहना चाहिए इंडिया का, जब तक जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं वो ना चाहें तब तक। The prerogative to have Hindi as the sole language therefore does not lie with those in the Hindi heartland। प्रेरोगेटिव का मतलब होता है अधिकार होना, तो हिंदी को सिर्फ सोल ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना ये सिर्फ हिंदी हार्टलैंड के पास अधिकार नहीं है, मतलब जो हिंदी बोलते हैं लोग सिर्फ उनके पास अधिकार नहीं है, बट विद दोज ऑन इट्स मार्जिन्स, जो उसके मार्जिन पे है, मतलब जिनको हिंदी नहीं आता है उनके पास भी इस बात का अधिकार है कि क्या हिंदी को सोल लैंग्वेज बनाना चाहिए या नहीं। द कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन इज़ आल्सो द टेक्स्ट ऑफ लॉज इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट शैल बी इन इंग्लिश। जो कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन है इज़ आल्सो दैट द टेक्स्ट ऑफ लॉ इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट शैल बी इंग्लिश। वो भी यही कहते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 348 में लिखा हुआ है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के लॉज हैं उन जो पार्लियामेंट द्वारा बनाए जाते हैं वो इंग्लिश में होने चाहिए। द नेमिंग ऑफ दिस बिल्स अपार्ट फ्रॉम स्टॉकिंग एंड ओल्ड फायर इज़ प्लेनली अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो ये जो नेमिंग दी गई है ना इन बिल का, सिर्फ मतलब अगर हम उस चीज़ को छोड़ दें कि जो पुरानी चिंगारी है उसको जगाने की कोशिश की जा रही है, ये टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब हम लोग बात करेंगे चेंज द नेम्स। द प्लेन फैक्ट आल्सो इज़ दैट इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज ऑफ द लॉ एंड ऑफ द कोर्ट्स, स्पेशली द सुपीरियर कोर्ट्स, द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया।
सबसे मेन फैक्ट ये है कि इंग्लिश जो है ये हमारी लैंग्वेज है, हमारे कानून की, हमारे कोर्ट्स की, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या फिर कोई भी कोर्ट हो। जस्टिस आर ट्रांसफर्ड अक्रॉस द कंट्रीज। जो जजेस हैं उनको ट्रांसफ़र किया जाता है अलग अलग कंट्री में। स्टैचूज़ आर रीड इन इंग्लिश, स्टैचूज़ को इंग्लिश में रीड किया जाता है। वी फॉलो द कॉमन लॉ सिस्टम गिविंग इंपॉर्टेंस टू प्रेसिडेंट्स। हम एक कॉमन लॉ सिस्टम को फॉलो करते हैं जिसमें इंपॉर्टेंस दी जाती है प्रेसिडेंट्स को। प्रेसिडेंट्स का मतलब होता है जो पुराने रूल थे, पुरानी मिसालें थी। द लॉ रिक्वायर्स अटमोस्ट precision and clarity in pleadings, arguments and judgments, and Indian lawyers and judges have risen significantly to the occasion within English। जो हमारे लॉ हैं उनको क्लैरिटी चाहिए, उनको आर्ग्यूमेंट्स चाहिए, जजमेंट्स चाहिए, और हमारे जो जजेस हैं वो इंग्लिश के साथ जो है उनकी ओकेज़न जो है वो अच्छी है। आर वी नाउ टू सब्जेक्ट दैम टू कोलिक्वल टर्म्स और हाई फ्लोन हिंदी नेम्स फैमिलियर ओनली टू पंडित इन संस्कृत हिंदी। तो क्या हमें उन्हें ऐसे नेम्स देने चाहिए हमारे कानूनों को जो हिंदी में हो, जो हमारे पंडित फॉलो करते थे? दिस इज़ नीडलेस मैडलिंग एंड नथिंग शॉर्ट ऑफ प्रोवोकेशन। ये एक नीडलेस मैडलिंग है। मैडलिंग का मतलब होता है किसी चीज़ में इंटरफेयर करना, और ये सिर्फ एक प्रोवोकेशन है। प्रोवोकेशन मतलब होता है किसी को प्रोवोक करना, किसी को उंगली करना। द फर्स्ट टास्क ऑफ द पार्लियामेंट्री कमेटी टू विच द बिल हैज़ बीन रेफर्ड मस्ट बी टू चेंज द नेम्स। तो जो सबसे पहला टास्क होना चाहिए पार्लियामेंट्री कमेटी का वो ये होना चाहिए कि उनको जो है वो नेम्स चेंज करने चाहिए। एंड इट इज़ दैट दिस बिल्स आर रेफर्ड टू द स्टैंडिंग कमेटी फॉर होम अफेयर्स एंड नॉट टू द कमेटी फॉर लॉ एंड जस्टिस। और ये जो बिल है ना वो स्टैंडिंग कमेटी को ट्रांसफ़र होने चाहिए होम अफेयर्स की, ना कि जो हमारी कमेटी है लॉ एंड जस्टिस की। तो ये था आज का द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। तो सबसे पहले लाइक करना, उसके बाद कमेंट करना, और जो नया बच्चा जुड़ा है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकॉन को दबा देना, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो प्लीज़ यार, अगर आपको वीडियो मतलब अच्छा लगता है तो कमेंट कर दिया करो कि आपको कैसा वीडियो लग रहा है, क्या मैं अच्छा पढ़ाता हूँ। तो प्लीज़ ये मुझे बताया करो ताकि मुझे मोटिवेशन मिले नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। ये मेरे वीडियो पूरे जो हिंदी वासी हैं जिनको समझ में नहीं आता है द हिंदू एडिटोरियल उनके लिए है। और फ्यूचर में मेरी प्लानिंग है कि मैं क्या करूँगा, जो मेन जो हेडिंग्स रहती है द हिंदू की, उसमें जो भी अंदर में होगा उनको मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा एक 7-8 मिनट के वीडियो में। तो अगर ये मेरा आइडिया आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताना, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। जय हिंद।